तो कैसे हैं बच्चा लोग। आप सभी को मैंने पूछा था कि हमें हिंदी मीडियम की वीडियो बनानी है या इंग्लिश मीडियम की। तो कई सारे बच्चों ने ये बोला कि सर हिंदी मीडियम की वीडियो भी बना दीजिए, इंग्लिश की तो सही बना रहे हैं बट हिंदी मीडियम बनाने वाले कोई नहीं है या चलो बहुत कम लोग हैं, तो आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों की डिमांड पे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके इंडियन इको के वन शॉट, जिसके अंदर हम पहली यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। और आपको चैप्टर का नाम भी पता होगा, चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि चैप्टर 1 है। उसका आज हम वन शॉट कवर करेंगे, विच मीन्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। बच्चा लोग, जैसा मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर 1 का वन शॉट में तब भी आपको बेस पता होना चाहिए एक्चुअली बात क्या हो रही है। देखो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। ये किस दिन की बात हो रही है? हम 1947 में आजाद हो रहे हैं। किससे? ब्रिटेन से, जैसे आप आज का इंग्लैंड भी बोल सकते हो। जब हम आजाद हुए तो उस टाइम इंडिया की हालात कैसे थे? बहुत अच्छे थे। इंडिया बहुत अमीर कंट्री बन के निकला था या इंडिया एक बहुत ही पुअर कंट्री बन के निकला था? तो हमें 1947 के हालात बताने हैं। इससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इंडिया गुलाम कब बना। तो देखो इंडिया में अगर अंग्रेजों की मैं बात करूं तो करीब करीब वो 1608 में ही आ गए थे, उसके आसपास आ गए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। लेकिन एक बैटल ऑफ प्लासी होता है कब? बंगाल में 1757 में। और उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज एक राजा को हराकर इंडिया के किसी एक स्टेट को कैप्चर कर लेते हैं और धीरे धीरे वो करके फिर इंडिया के सारे स्टेट को हराकर पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। और ऐसी लगभग इन्होंने इस पीरियड में पूरे इंडिया को क्या करा? अपना गुलाम बना के रखा। तो ये कितने साल होते हैं बेटा? ये होते हैं 190 साल। इसलिए मोटा मोटा हम कह देते हैं कि इंडिया लगभग कितने 200 सालों तक ब्रिटेन का या कह लो ब्रिटिशर का गुलाम रहा। लेकिन इस गुलामी में अंग्रेजों ने इंडिया के फायदे के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने ब्रिटेन के फायदे के लिए काम किया। कहना तो वो ये चाहते थे या कह वो ये रहे थे कि हम आपको सिविलाइज बना रहे हैं, हम आपको मॉडर्न बना रहे हैं, बट नहीं, एक्चुअली वो इंडिया को सिविलाइज नहीं बना रहे थे, वो अपना फायदा देख रहे थे। वो यहां पर दोहरे उद्देश्य के लिए आए थे। दोहरा उद्देश्य क्या है? इंडिया से कच्चा माल ले जाकर वो ब्रिटेन ले जाकर अपनी फैक्ट्री में बनाकर वापस इंडिया में ही बेचने आते थे। कहते हैं ना, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। हमारा ही रॉ मटेरियल तुम यहां से ले जा रहे हो और फिर ब्रिटेन में बनाकर बेचने, व्यापार करने कहां रहे हो? वापर इंडिया आ रहे हो। तो पहला उद्देश्य रॉ मटेरियल के लिए उन्हें देश मिल गया और दूसरा उद्देश्य उन्हें व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए एक मार्केट मिल गई। इंग्लिश में एक टर्म होता है, कहते हैं फीडर इकोनॉमी, जो फीड करता है। जैसे हम कुत्ते को फीड करते हैं ना, तो इंडिया को उन्होंने एक फीडर इकोनॉमी बना दिया जो इंग्लैंड को रॉ मटेरियल देता था। ठीक है, तो जब इंडिया आजाद हुआ कैसे भी 1947 में, तो इंडिया के हालात कैसे थे? मैं क्या कर रहा हूं, इंडिया के हालात कैसे थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी के ऊपर हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले उस हालात में पहले हम यही समझेंगे कि अंग्रेजों के टाइम पे जब आजाद हुए तो हमारे आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड। तो चैप्टर का नाम ऑलरेडी पता है, स्वतंत्रता प्राप्ति, ये नाम है इसका, स्वतंत्रता प्राप्ति किसमें या पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट हमें समझना है। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, पेपर में पूछ सकता है कि भारत की राष्ट्रीय आय या आय निकालने के लिए किसी व्यक्ति ने अपना पहल करी, क्या कुछ निकाला? तो आपको बता दूं, कुछ 2-3 नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। सबसे पहला नाम रखना है दादा भाई नौरोजी का। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इंडिया की राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश करी। ऐसे और भी लोग आए, विलियम्स आए, डिग्बी, फिंडले आए, लेकिन यहां पर 2 व्यक्तियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक तो दादा भाई नौरोजी क्योंकि वो फर्स्ट थे, लेकिन अगर आपसे पूछे किसी ने साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन करी थी क्या इंडिया की नेशनल इनकम राष्ट्रीय निकालने के लिए, तो जी उनका नाम था VKRV राव। इन 2 नामों को जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों व्यक्ति ने ही इंडिया की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय निकालने में क्या करी थी? हेल्प करी थी। पहले कौन थे? दादा भाई नौरोजी हमारे, और दूसरे साइंटिफिक वैज्ञानिक कैलकुलेशन करने वाले कौन थे? VKRV राव। पक्का एक MCQ यहां से बनने वाला है। ठीक है, ओके।
उसके बाद दूसरी चीज आती है कि कृषि क्षेत्र में गतिहीनता के क्या कारण थे। देखो, आज भले ही अमेरिका क्या कहलाता हो, वर्ल्ड पावर कहलाता हो, चाइना बनने जा रहा हो, एक टाइम पे इंग्लैंड वर्ल्ड पावर रहा हो, ने कई देशों पे राज किया हो, लेकिन भारत एक टाइम भारत का था जब भारत पूरे वर्ल्ड पे राज करता था। किस सेंस में? अपने व्यापार के सेंस में। ये तो टेक्नोलॉजी आज के जमाने के हैं। इससे पहले क्या चलता था? खेती बाड़ी चलता था, और उस टाइम में खेती बाड़ी में इंडिया को अपने काम की महारत हासिल थी, इतना काम आता था, इतना अच्छा व्यापार चलता था कि एक टाइम पर इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था कृषि के मामले में। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन ने उसे ऐसे यूज करा कि हमारी चिड़िया कहीं ना कहीं गायब हो गई, या कह लो चोरी हो गई, और इंडिया का जो नाम बहुत ऊंचा था वो धीरे 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 डाउन आ गया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या डिस्ट्रॉय करा? उन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रॉय करी हमारी कृषि, क्योंकि कृषि हमारा मेन ऑक्यूपेशन था। तो जरा देखना कि हमारी कृषि कैसे पिछड़ गई अंग्रेजों के टाइम पर। जरा फोकस करने वाली बात है। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी? उन्होंने इंडिया के अंदर क्या लेके आए? जमींदारी प्रथा लेके आए, और इसे भू राजस्व प्रणाली भी कहते हैं। ये क्या होता है जमींदारी प्रथा या भू राजस्व प्रणाली? इसमें को समझो जरा। इसमें होता क्या था, जो हमारी सरकार थी उस टाइम की, ब्रिटिश सरकार, उसने क्या करा? जितनी भी जमीनें थी वो किसकी थी? सरकार के अंडर आती थी। तो जहां पे जब मैं लिख रहा हूं तो कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश, ठीक है। उसने सारी जमीनों का मालिक देश के अंदर जो जमींदार थे उनको बना दिया। जमींदार मतलब क्या? देखो, हमारा देश पहले गांव का देश कहलाता है, तो हर गांव में ना, इंडिया ऑलरेडी पहले से ही बटा हुआ था जातियों के आधार पर। तो जो बड़ी बड़ी जातियां थी उनको उन्होंने क्या कहा कि आप इन जमीनों के मालिकाना हक तो हमारे पास है, लेकिन संभालने की जिम्मेदारी आपको है। आप इन जमीनों को यूज कीजिए और हमारे को कैसे भी पैसा ला के दीजिए। जमींदारों को वो जमीन संभालने के लिए दी गई। जमींदारों ने ये जमीन किसको दे दी? ये जमीन उन्होंने दे दी ऐसे किसानों को जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। तो आप इन्हें कह सकते हो भूमिहीन किसान। क्या? भूमिहीन किसान। तो भूमिहीन किसान वो किसान थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, तो उन्होंने किसानों को दे दी। अब इस सिनेरियो में हुआ क्या? आप नोटिस करो, एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, यहां पर दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सारी जमीनों का मालिक किसको बना दिया? जमींदारों को। और जमींदारों ने वो काम करने के लिए किसको दे दी? किसानों को। हुआ क्या? जब मान लीजिए यहां से 100% फसल उग के आई, इन्होंने मेहनत करके, पूरी मेहनत करके फसल उगाई, उसमें से 90% तो यही ले जाते थे। कौन? जमींदार। इसमें से ये 50% किसको दे देते थे? मान लीजिए सरकार को। अब तब भी इनका कितना कितना मोटा मोटा 40% का फायदा हो रहा था, इसका 50% का फायदा था। नुकसान में कौन रहा? नुकसान में राजी हमारा किसान। इस प्रथा को, जिसमें सरकार ने जमींदार बनाए थे, इस प्रथा को बोला गया जमींदारी प्रथा। और ये कब आई थी बेटा? याद रखना, ये आई थी 1793 में। मेरे पैदा होने के 200 साल पहले 1993 मेरा बर्थ ईयर है, नहीं याद हो तो कर लेना। तो उसके 200 साल पहले क्या हो गया? 1793 में जमींदारी प्रथा आई थी। ओके, तो जरा जमींदारी प्रथा से हुआ क्या? किसानों का मन बिल्कुल ऊब गया। आप खुद ही समझो, अगर आप खुद किसान हो तो अगर कोई इतना अत्याचार आप पे करेगा तो आपका उगाने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो जिस वजह से लोगों ने खेती से इंटरेस्ट क्या कर दिया? खत्म कर दिया, कम कर दिया। तो पहला कारण वही है, जमींदारी प्रथा द्वारा भू राजस्व की निर्धारित राशि सरकार को देनी पड़ती थी, चाहे किसान या भूमि जोतने वालों को आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। आपने एक मूवी भी देखी होगी इसके ऊपर, लगान मूवी आई थी, जिसमें आमिर खान लगान बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए ही क्रिकेट गेम खेलता है। वो एक स्टोरी थी, बट रियलिटी में कुछ ऐसा ही होता था। अंग्रेजों केवल क्या चाहिए था? लगान ले आओ, लगान ले आओ, लगान ले आओ, कैसे भी टैक्स। ओके, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे कृषि के पिछड़ने का कारण बना, वो था कृषि का व्यापारीकरण। जी, व्यापारीकरण क्या होता है सर? कृषि का व्यापारीकरण का मतलब होता है बेटा, जब आप खेती को अपने खाने के साथ साथ बेचने के लिए भी उगाओ। ये तो अच्छी बात है, आप अपने लिए भी उगा रहे हैं और बेचने के लिए भी। अगर केवल अपने लिए उगा रहे हैं तो जीवन यापन के लिए आप कर रहे हैं केवल, वो बेकार बात हो जाएगी। लेकिन आप अगर किसके लिए? बेचने के लिए उगा रहे हैं, तो व्यापारीकरण तो अच्छी बात है।
लेकिन हुआ क्या व्यापारीकरण में, व्यापारीकरण में एक वर्ड लगाना पड़ेगा, बलपूर्वक व्यापारीकरण। इसमें क्या हुआ, यहां पर ब्रिटिशर ने किसानों से बोला सुनो बे, तुम लोग गेहूं नहीं उगाओगे, आज से तुम लोग वीट नहीं उगाओगे, तुम लोग राइस नहीं उगाओगे, हम जो बोलता है वो उगाओगे। क्या उगाओगे, नील उगाओ। नील क्या करेंगे मालिक जी, नील हम अपने ब्रिटेन ले जाएंगे और वहां पे जो हमारे कपड़े की इंडस्ट्री लगी है उसमें हम यूज करेंगे जाके। तो आप नोटिस करो इस वाले में जब ऐसा सीन बच रहा था, किसान की तो खुद की जमीन थी नहीं, मजबूरी में उन्हें एडवांस पेमेंट दी गई और उन्होंने मजबूरी में क्या उगाना चालू करा, गेहूं और चावल की जगह पे नील या ऐसी चीजें जो इंडिगो या फिर ऐसी चीजें जो कपड़े की इंडस्ट्री के लिए जरूरी थी, या कैश क्रॉप भी बोलते हैं इनको। अब इसमें नुकसान क्या हुआ, तुम किसान सोचो, एज अ किसान अगर तुम्हारे को चलो बहुत कम फसल मिलती थी, 10% मिलता था, खा तो लेते थे, चावल हुआ गेहूं हुआ खा लिया, लेकिन नील क्या करोगे तुम, वहां पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, वो क्या नील करेगा अपने कपड़ों पे, नहीं। तो इंडिया के अंदर ये जो व्यापारीकरण आया कृषि में, और खासकर खाने वाली फसलों को हटाकर बेचने वाली फसलें आ गई मार्केट में, जूट आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई ऐसे, इससे हुआ क्या, हमारा किसान पिछड़ गया। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, उपभोग के लिए खेती करने के लिए स्थान पर व्यापारिक फसलों, इंपॉर्टेंट वर्ड है व्यापारिक फसलों, जिनका बेच के लाभ कमा जाएगा, ना कि अपनी जरूरतों के लिए, जैसे नील के उत्पादन को बढ़ावा दे गया एवं नकली फसलों के लिए अधिकतम दाम दिए जाते थे। तो इससे एक फसल कौन सी खराब हो गई इन किसानों की, गेहूं और चावल की। दूसरा, भाई खेतों में पानी चाहिए, कोई सुविधा नहीं करी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लिया, 200 साल तक हम पे राज करा, बट बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी इंडिया के अंदर ग्रोथ के लिए काम नहीं करा, ना ट्यूबवेल कोई लगाए, ना ही अपने देश से कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए। हमारे खेत बजाय ग्रोथ करने के धीरे 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 उनकी फर्टिलिटी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। इसके साथ ही एक और पॉइंट था यहां पर, संसाधनों की कमी। कृषि को बढ़ाना है तो उसमें क्या चाहिए होगा, निवेश, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारी कृषि क्या हो गई, पिछड़ गई। 4 पॉइंट, पहला जमींदारी प्रथा लेके आए, हमारी कृषि गई, कृषि का व्यापारीकरण हुआ, सिंचाई की अभाव हुआ, जो साधन थे वो नहीं आ पाए, और संसाधन मतलब कि कृषि में जो निवेश होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिस वजह से हमारी कृषि धीरे धीरे क्या हो गई, पिछड़ गई। इसके अलावा क्या उन्होंने हमारे कृषि क्षेत्र को ही बर्बाद करा, नहीं। दूसरा एक और सेक्टर था इंडिया के अंदर, वो था औद्योगिक क्षेत्र। क्या आज के जमाने का औद्योगिक क्षेत्र, नहीं। उस समय इंडिया के अंदर कपड़े का व्यापार या कह लो छोटा मोटा जो भी काम होता था ना, अरब देशों से बहुत डिमांड आती थी उसकी, और अरब देश वाले बहुत चालाक थे, वो इंडिया से माल बेचकर अपने देश में ले जाते थे, फिर यहां से वो यूरोप चले जाते थे बेचने वाले। ये यूरोप वाले क्यों आए थे इंडिया में, क्योंकि उन्हें अरब देशों ने बताया था कि भारत है बहुत सोने की चिड़िया, जहां पर बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है। तो जो हस्तशिल्प थे, हिंदी में बोलते हैं हस्तशिल्प, हाथ से मिलने वाला काम या हाथ से बनने वाला काम, एक टाइम पे राजा महाराजा के टाइम पे खूब यूज होता था। पर्दे उनके हो गए, गहने उनके हो गए, कपड़े उनके हो गए, ये सारा क्या था, मशीनों से थोड़ा ना बना था, हस्तशिल्प था। आपने किसी राजा महाराजा को कोट पहनते देखा है, नहीं, वो ऐसे आभूषण पहनते थे, वो ऐसे कपड़े पहनते थे जो हाथों से तैयार किए जाते थे। लेकिन इन अंग्रेजों ने उस हस्तशिल्प को भी खराब कर दिया। तो उन्होंने कैसे खराब करा या क्या करा, जरा ध्यान से देखना। औद्योगिक क्षेत्र का धीमा विकास, नए उद्योग तो उन्होंने इंडिया में लगने नहीं दिए। फैक्ट्री जी नहीं, यहां नहीं लगेगी, ब्रिटेन में लगेगी। कोई नया चीज बनानी है, नहीं यहां नहीं, फैक्ट्री कहां लगाओ, ब्रिटेन में। हस्तशिल्प नहीं, यहां नहीं होगा, ब्रिटेन में होगा। धीरे 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 उन्होंने इंडिया के अंदर नए उद्योग लगने नहीं दिए और पुराने को बर्बाद कर दिया। क्या करो, ध्यान सुनना, नए उद्योग लगने नहीं दिए, जो नई तकनीक आ रही थी, और पुराने जो इंडिया के चल रहे थे वो बर्बाद कर दिए। देखो यहां पर दिया हुआ है, उन्होंने इंडिया को 2 तरीके से यूज करा, जो मैंने शुरुआत में बोला। कच्चे माल का निर्यातक, इंपॉर्टेंट लाइन, उन्होंने भारत को कच्चे माल के निर्यात के लिए यूज करा। और दूसरा, उनको बेचने के लिए बाजार चाहिए था, उन्होंने भारत को बने हुए माल के आयात के लिए यूज करा। ये 2 अंग्रेजों ने किए थे काम, ठीक है। और एक और चीज मैंने बताई, उन्होंने हमारे हस्तशिल्प कला को बिल्कुल ही गर्ग में डाल दिया, कल उनको बेकार कर दिया, जिसके वजह से हुआ क्या, बेरोजगारी देश में बड़े स्तर फैल गई। जो हमारा मेन काम था वही बंद हो जाएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। निर्मित वस्तुओं का आयात, अब हम अपने देश की बनी हुई वस्तु को ना यूज करके कहां से मंगाते थे, विदेश से मंगाते थे। और वो चलन आज भी चल रहा है, लोग इंडिया से बनी हुई वस्तु को यूज नहीं कर रहे हैं। आज भी अमेरिका से बनी हुई चीजें, चाइना से बनी हुई चीजें,
इंपोर्ट करते हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वो चलन अभी भी चलता आ रहा है और इंडिया के लोगों ने हस्तशिल्प का तो काम ही छोड़ दिया है। उस टाइम पे कुछ सेक्टर ऐसे थे जिन्होंने, अंग्रेजों ने कुछ सेक्टर या कुछ उद्योगों पे काम करा, लेकिन बड़े सेल्फिश लोग थे, उन्होंने उन्हीं सेक्टर पे काम करा जिससे इंडिया पे रूल करना थोड़ा सा आसान होगा। कौन कौन से, जरा ध्यान से देखना उनकी चालाकी। उन्होंने इंडिया में कुछ सेक्टरों पे काम करा जिसमें से सबसे पहला था रेलवे। वो रेलवे लेके आया ताकि अपना माल जैसे ही बंदरगाह पे उतारेंगे पानी वाले जहाज से, तुरंत ट्रेन से पूरे इंडिया में फैला देंगे। जरा ध्यान से देखना इसको। इंडिया का अगर नीचे का हिस्सा देखो तो कुछ ऐसा दिखता है, और उसमें जैसे ही पानी वाला शिप यहां पर सामान उतारेगा, इन्होंने क्या लेके आया, रेलवे ट्रैक बिछाकर पूरे इंडिया में सामान पहुंचा दिया। कौन सा वाला, ब्रिटेन वाला। अब ब्रिटेन का सामान जहां जहां बचा था वहां से भी खत्म हो गया। हुआ क्या, फिर उन्होंने बिजली का उत्पादन करा, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस में बिजली चाहिए थी। उन्होंने बंदरगाह बनाए जहां पे पानी वाले जहाज उठते हैं। उन्होंने अन्य विभागीय उपक्रम बनाए। ध्यान रखना, ये सारे वही उद्योग हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी थे। अदरवाइज उन्होंने इंडिया की ग्रोथ के लिए क्या कोई काम करा, नहीं। तो अब हम अगला टॉपिक देखें इसी के अंदर, अंग्रेजों ने इंडिया के विदेशी व्यापार के साथ क्या किया वो भी हम देख लेते हैं एक बार। विदेशी व्यापार में जरा ध्यान सुनो, बार बार मैं कट कर रहा हूं ना, वो गलती से हो रहा है, लेकिन इंडिया के साथ करा उनने यही था, कट कर दिया। इंडिया का विदेशी व्यापार बहुत अच्छा था हस्तशिल्प का, लेकिन उन्होंने, मैंने बोला ना, अपने फायदे के लिए इंडिया के हस्तशिल्प का पतन कर दिया। यहां पे अरब के देश के लोग, यूरोप के देश के लोग, आपने सुना होगा वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी। कहां से खोज कर ली, क्या भाई भारत खो गया था कोई? भारत तो बहुत पुराने सालों से चलता आ रहा है, तो ये वास्को डी गामा ने खोज कैसे कर ली? जी नहीं, तुम अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया को ढूंढते हुए आए, समुद्र के रास्ते आए, आपने भारत की खोज नहीं करी, आपने भारत पहुंचने का रास्ता खोजा था। और जब वो आया तो उसने देखा यहां तो बहुत बड़ा ही बड़े स्तर पे व्यापार हो रहा है। और धीरे धीरे जब वास्को डी गामा आया, फिर यूरोप से और देश आ गए, फ्रांस आ गया, पुर्तगाल आ गया और ब्रिटिशर आ गए, उन्होंने सबने यहां पे बिजनेस करना चालू कर दिया, लेकिन अपने फायदे के लिए। लास्ट में ब्रिटिशर ने लेकिन ज्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाया और अपने यूज की सारी चीजें कहां लेके चला गया, ब्रिटेन। तो उन्होंने हमारा विदेशी व्यापार कैसे बर्बाद करा, जरा ध्यान से देखो। विदेशी व्यापार में उन्होंने एक चीज करी, हमें निर्यातक बना के छोड़ दिया। वो भी कौन सी चीज का, कच्चे माल का। अरे बनाते निर्यातक अच्छी बात है, हम यहां पे मैन्युफैक्चर करते, विदेशों को बेचते नहीं। यहां से रॉ मटेरियल जाएगा कपड़ा बनने का, कहां, ब्रिटेन, और वहां से कपड़ा बनकर, कोट पैंट बनकर, शर्ट बनकर आएगा, और वो यहां का बंदा क्या खरीदेगा, कोट खरीदेगा, पैंट खरीदेगा, शर्ट खरीदेगा। जिससे इफेक्ट ये हुआ, उनको बेचने के लिए बाजार ही मिल गया और उनको कच्चा माल ही मिल गया। अपने देश पे क्या बनाए, केवल फैक्ट्री लगाई, बिल्डिंगें बनाई, इससे उनको क्या फायदा हुआ, वहां के लोगों को रोजगार मिल गया। और आज हम देखते हैं कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इतने डेवलप हैं, तो उसके कारण ये इन्होंने ऐसे इंडिया से और भी इकोनॉमी से रॉ मटेरियल चुराया, लिया और अपने देश की ग्रोथ की, अपने देश की फैक्ट्रियों को ग्रोथ करी, उन देशों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अफ्रीका क्यों पीछे, एक कारण ये भी है। इंडिया क्यों पीछे, एक कारण यही है। ओके, दूसरा देखो यहां पर क्या बोल रहा है, प्राथमिक उत्पाद जैसे सूत हो गया, ऊन हो गया, सिल्क, चीनी, नील, जूट का ब्रिटेन के उद्योगों के लिए क्या हुआ, निर्यात। आयात किन चीजों का, जरा ध्यान सुनना। ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं जैसे सूती एवं ऊनी वस्त्र, क्यों भाई इंडिया में नहीं बन सकते थे, हाथ में बनते थे इंडिया में। तो पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनों आदि का आयात करना। यहां पे आप एक नोटिस कर रहे हो जरा, ऊनी वस्त्र 2024 में भी ना, आज भी घरों में लेडीज है, कुछ लोग ऊन से ना स्वेटर बुन लेती हैं। हम तो बात करें तब की, क्या उसमें मशीन लग रही थी, नहीं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मैं ब्रिटेन से मशीनों से ऊनी वस्त्र मंगाने पड़े, स्वेटर मंगाने पड़े, नहीं। एक्चुअली उन्होंने फैक्ट्री में बनाया, यहां बेचा। क्या पुराना डिजाइन पहनोगे जी, ये पहनो, ये कहां का है, ब्रिटेन का है, इंपॉर्टेंट, लग्जरी। लोगों ने धीरे धीरे एवज में आकर कह लो स्टेटस दिखाने के लिए ऐसे चीज पहनने भी लगे। बट हुआ क्या, इंडिया की इंडस्ट्री खराब हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं, क्या इंडिया जो विदेशी व्यापार में था उस टाइम पे अच्छी बात में था, मतलब फायदे में था, घाटे में था? भाई बहुत फायदे में था। इंडिया का व्यापार इतना फायदे में था, आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा, एट दैट टाइम $1 1 रुपए के बराबर था इंडिया का, 1947।
हम क्यों ऐसा था, हम आयात कम करते थे, निर्यात खूब ज्यादा कर रहे थे कच्चे माल का, तो अच्छी बात थी। लेकिन निर्यात का बस सामान गलत था, हम ये कह रहे हैं निर्यात ज्यादा हो रहे थे, अच्छी बात थी, निर्यात का सामान गलत था, रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए था, फिनिश गुड्स होना चाहिए था, तैयार माल होना चाहिए था। तो भारत में व्यापार की मात्रा, भारत में निर्यात अधिक्य उत्पादित कर रहा था, मतलब अधिक्य का मतलब जब हमारे आयात से ज्यादा निर्यात हो तो उसे बोलते हैं व्यापार अधिक्य या निर्यात अधिक्य। परंतु इस निर्यात अधिक्य को भारत में ब्रिटेन के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाने में, अदृश्य मदों का आयात और ब्रिटेन के युद्ध व्यय के लिए किया जाता था। क्या अर्थ है इसका जी, पैसा तो खूब कमाया ब्रिटेन ने, इंडिया का सामान बेच के अमेरिका को बेचा, इस देश को बेचा, उस देश को बेचा, रॉ मटेरियल ले लो जी, कहां से आया, भारत से आया है। वो पैसा कहां गया, क्या भारत की ग्रोथ के लिए यूज करा, नहीं, अपने प्रशासनिक खर्चों, भारत को रूल करने के लिए खर्च करा। ये पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा, ये दूसरा वर्ल्ड वॉर लड़ा, इतने सारे पैसे चाहिए थे, कहां से आए जी, वहीं से आए। एक जानकारी बताऊं, आपने सुना होगा दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट क्यों बनाया गया था आपको पता है? कई सारे लोग बोलेंगे कि हाँ हमारे देश के जवानों को याद करते हुए बनाया गया, नहीं जी, इंडिया के जो लोग थे और ब्रिटिश के जो लोग थे वर्ल्ड वॉर में मारे गए, उनकी याद में इंडिया गेट बना है। तो इस गलत फहमी मत रहना कि 1947 आजाद होने के बाद बना है जी, पहले का बना हुआ है ये, ठीक है। और कौन सा, जो वर्ल्ड वॉर में लड़ा गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये इंडिया गेट बनाने के लिए जो पैसा आया वो भी कहां से आया, इंडिया का रॉ मटेरियल बेचकर आया। मैं नहीं कह रहा हूं इंडिया गेट बनाना सही है गलत है, नहीं, वो अच्छी बात है, हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए। बट पॉइंट ये है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो पैसा कहां से आया था, वो वॉर लड़ने के लिए पैसा कहां से आया था, वो बंदूकें खरीदने के लिए पैसा कहां से आया था। और बंदूक लड़कर तुमने वर्ल्ड वॉर जीत लिया क्या, लेकिन उससे भारत की ग्रोथ हुई नहीं। आगे आओ, अब देख लेते हैं जनसंख्या से रिलेटेड भारत की स्थिति कैसी थी अंग्रेजों के टाइम पर। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा ध्यान सुनना, आपको समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा, शायद आपको ना पता हो। आज हम जब 2024 की बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन कहते हैं कि जी 145 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। 145 2024-25 के आसपास बोलते हैं, आप लगभग मान लो इतना। आपको पता है जब पहली बार पॉपुलेशन कब काउंट हुई थी, तो भारत में पहली बार पॉपुलेशन की काउंटिंग जिसे बोलते हैं जनगणना हुई थी भारत में 1881 में, अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद फिर दोबारा हुई 1891 में। हुआ क्या, उसके बाद हर 10 साल बाद होने लगी, फिर 1901, 1911, 1921, लास्ट हुई थी 2011 में। 2021 की कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाई, शायद 1-2 साल में इसकी रिपोर्ट आ जाए, बट 2031 में दोबारा से सेंसस होगा, जनगणना होगी। अच्छा, इससे यह पता पड़ता है कि इसकी रिपोर्ट देखो, जब पहली बार इंडिया की पॉपुलेशन काउंट हुई, मुझे नहीं पता अभी कितना था, बट मान के चलो ये पॉपुलेशन का हमारा डाटा निकला। फिर जब नेक्स्ट टाइम काउंट हुई 1891, फिर नेक्स्ट टाइम काउंट हुई 1901, फिर नेक्स्ट टाइम काउंट हुई 1911 और फिर नेक्स्ट टाइम काउंट हुई 1921, ऐसे सो ऑन। पता क्या हुआ आपको, इंडिया की पॉपुलेशन कुछ ऐसी थी, ठीक है। उसके बाद फिर अगले साल 10 साल बाद फिर बढ़ गई। नोटिस करने वाली बात, इंडिया की पॉपुलेशन में एक हल्का सा फॉल देखने को मिला, कब, 1901 में। याद रखना, इंडिया की जब 10 साल बाद पॉपुलेशन काउंट करी गई थी 1901 में, बढ़ी नहीं थी, घटी थी। आई डोंट नो क्या कारण थे, घटी थी। 1911 के बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है। 1921 में दोबारा एक बार ऐसा साल आया जिस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, दोबारा गिर गई। लेकिन याद रखना, ये वो आखिरी साल था जिसमें हमारी पॉपुलेशन घटी थी। 1921 के बाद आज तक वो दिन नहीं आया कि भारत की पॉपुलेशन घटी हो। 1921 के बाद लगातार भारत की पॉपुलेशन बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, वो कभी भी कम नहीं हुई है। तो 1921 को हम एक डिवाइड ईयर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1921 से पहले पॉपुलेशन अप एंड डाउन, बढ़ती भी रहती थी और घटती भी रहती थी, लेकिन 1921 के बाद कभी भी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ी है। तो इसे चरण 1 कहा जाता है, किसकी, जनसांख्यिकीय रेखा का हमारा, और इसे चरण 2 कहा जाता है। फर्स्ट में अप डाउन होते थे, सेकंड में नहीं होते थे। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, क्या,
एमसीक्यू, 1921 को महाविभाजन वर्ष क्यों कहा जाता है जी? 1921 को महाविभाजन वर्ष इसलिए कहा जाता है, उसके बाद कई पॉपुलेशन घटी ही नहीं, लगातार बढ़ती रही। तो ये चीज मैंने बता दी। और पहली बार कब काउंट हुई थी? 1881 में। अब हमारी जनसंख्या से रिलेटेड कुछ डाटा दिया हुआ है, जरा सुनना जरा, अंग्रेजों के टाइम पे कितना था। उस टाइम पे भारत की जन्म दर उच्च थी और आज भी उच्च है, बच्चे बहुत पैदा हो रहे थे, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी। बट अच्छी बात है, एट दैट टाइम, अच्छी बात अब है, तब नहीं। अब यह है कि लोग की डेथ उतनी नहीं होती है, अब लोग की डेथ कम होती है। लोग ऑन एन एवरेज 70 साल की लाइफ जीते हैं। जीवन प्रत्याशा यहां पे आएगा भी वर्ड। जब एक जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति लगभग कितने साल जीता था? 44 साल जीता था और उसकी डेथ हो जाती थी। क्या सर झूठ बोल रहे हो? हमने तो सुना गांव में लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी एज तक जीते थे, आप कह रहे हो 44, या कहीं पे एनसीईआरटी में शायद को 32 लिखा हुआ है, आपने और कम कर दिया। जीते थे 100 साल, 80 साल, 90 साल, सब नहीं। यहाँ एवरेज की बात हो रही है। कोई बच्चा पैदा हुआ 1 साल की पे डेथ हो गया, कोई 3 साल की पे डेथ हो गया, कोई 80 साल पे डेथ हो गया। जब इस तरह से तुम उसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकल के आता था 32 ईयर। तो औसतन एक व्यक्ति 32 साल जीता था। आज कितना जी रहा है? आज लगभग इंडिया में ये 70 साल हो गया है। एक व्यक्ति 70 साल तक जीता है। अगर आप पॉल्यूटेड सिटी में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो 5 साल कम कर लेना। बट अब हम एवरेज इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो कितना है? 70 साल है। 70 साल एक ऑन एन एवरेज व्यक्ति जीता है। ये कैसे हुआ है? मेडिकल फैसिलिटी सुधरने से। तो आज मृत्यु दर क्या हुई गई है? कम हो गई है, लेकिन तब बहुत ज्यादा थी, इतना कि लोग औसतन 32 साल जीते थे। साक्षरता दर ना के बराबर, या कह लो थी ही नहीं। 100 लोगों में से केवल 16 लोग पढ़े हुए थे। अच्छा, साक्षरता दर में एक चीज कंफ्यूजन मत रहना, आपने कई बार सुना होगा आर यू लिटरेट, लिटरेसी रेट क्या होता है, समथिंग लाइक, या तुम लिटरेट हो क्या। एक्चुअली लिटरेट का मतलब 5वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास नहीं होता बेटा। लिटरेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी लैंग्वेज में लिख सके और पढ़ सके। तो इसका मतलब एक आंटी जी हैं जो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन अपना नाम लिख देती हैं कि मेरा नाम रामवती है, सो वो लिटरेट कहलाएंगी। और इस डेफिनेशन के बेस पर भी भारत में तब 16% लोग ऐसे थे जो लिख सकते थे, और वुमेन के अंदर तो ये परसेंटेज और भी कम था, 7%। अच्छी बात यह आज भारत का परसेंटेज बढ़ के 75 करीब पहुंच चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से अब भी कम है। मतलब देश में आज भी 25% लोग ऐसे हैं जो अपना नाम भी लिख नहीं सकते, जो कि एक बैकवर्ड की निशानी है। और आते हैं स्वास्थ्य सेवाएं कैसी थी जी? बहुत ही बेकार थी तब भी, और आज भी कह लो ऑलमोस्ट लगभग थोड़ी सी बेकार ही है। पानी गंदा था, वायु गंदी थी, और क्या कह लो हॉस्पिटल इतने ज़्यादा थे नहीं, बच्चों की बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती थी। तो ये दशा थी किसकी? जनसंख्या से रिलेटेड अंग्रेजों के टाइम पर। लास्ट का टॉपिक, अंग्रेजों ने कुछ अच्छा किया। देखो, अंग्रेजों ने आधारिक संरचना में, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों को उतना ग्रोथ नहीं करा जितना करना चाहिए था, उन्होंने उतना ही ग्रोथ करा जितना उनके काम का था। इंपॉर्टेंट, रेलवे लाए, अपनी मर्जी से लाए, अपनी ग्रोथ के लिए लेके आए 1850 में। याद रखना, भारत में रेलवे कब आई थी? 1850 में आई थी, पहली बार अंग्रेज लाए थे। कृषि का व्यापारीकरण सीखा, करा उन्होंने, मतलब उन खेती में वीट को छोड़ दो, राइस को छोड़ दो, तो किसको लेके आ गए? वो इंडी को लेके आ गए, कैश क्रॉप लेके आ गए। उन्होंने स्वेज नहर को बनाया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक रास्ता था एक्चुअली, हमें ना पूरा ना ब्रिटेन घूम के, मतलब ये मान लो अफ्रीका है, मैं दूसरे मैप पे बताता हूं जरा आपको। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंडिया का नीचे का हिस्सा है, यहां पूरा अफ्रीका है और यहां पे यूरोप है। पहले उन्हें क्या करता था, पूरा यूरोप को पूरे अफ्रीका से घूमते हुए फिर यहां पे आना पड़ता था, लगभग 12,000-13,000 किलोमीटर का रास्ता पानी से तय करके। बीच में क्या हुआ, यहां भी पानी था, यहां भी पानी था, लेकिन एक थोड़ा सा ब्लॉकेज यहां पे था, यहां जमीन थी। उन्होंने क्या करा, यहां पर नहर खोद दी, और बाकी तो पानी था ही इस एरिया में। अब हुआ क्या, उन्होंने शॉर्टकट बना लिया और इस नहर का नाम रखा स्वेज नहर, ताकि शॉर्टकट बन जाए, और डायरेक्ट यूरोप से कहां जाते थे? इंडिया। मैप पे गूगल पे खोल के देखना कभी, कब बनी जी स्वेज नहर जी? 1869 में। वही चीज बता रखी है ताकि उनका व्यापार क्या हो जाए? इजी हो जाए।
1869 में सुएज कैनाल खुली थी, बनने में टाइम लगा होगा, खुली थी। उन्होंने संचार के लिए टेलीग्राफ, अंग्रेजों द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ लेके आए, समथिंग लाइक ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। लेकिन इतने जितना उन्होंने काम किया वो इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने पर्याप्त नहीं थे। लास्ट में एक चीज आती है यहां पर जो आपको पता होना चाहिए, ये चीज पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं। व्यावसायिक संरचना कैसी थी, याद रखिए, पेपर में एमसीक्यू पूछ सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में लगभग कितने लोग लगे थे, देश के 75%, हमारे दादा या परदादा कह लीजिए या आपके मेरे सबके ज्यादातर खेती से ही बिलोंग करते थे। बाद में वो भले ही शहरों में आ गए हों, बट पहले वो खेती करते थे। कुछ ही लोग 10% थे जो द्वितीयक क्षेत्र में काम करते थे और 15% तृतीयक में। कब की बात कर रहा हूं, 1947 की। अब ये वाला मैंने पोर्शन आपको पढ़ा रखा है, ये रीड कर लीजिएगा प्लीज एक बार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में आ जाता है, इतने बुरे काम करने के बाद क्या अंग्रेजों ने भारत के लिए कुछ अच्छा भी किया उन 200 सालों में? 5 काम याद दिलाता हूं, लिख लीजिएगा। करना तो नहीं चाहते थे वो, लेकिन इनडायरेक्टली कर गए भारत के भला। क्या करा? पहला, सबसे पहली चीज उन्होंने भारत में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। जो पहले भारत अनाज केवल अपने लिए उगा रहा था लेकिन उसके को नहीं था, लेकिन प्रेशर में आकर, कमर्शलाइज आकर बलपूर्वक इंडिया अब इतना उगाने लग गया कि उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो जा रही थी। मजबूरी में करा, बट हो गया। दूसरी चीज, रेलवे का आरंभ 1850 में अपने फायदे के लिए क्या लेके आ गए? रेलवे आ गए। अब ऐसा तो नहीं कर सकता था जाते वक्त की अपनी पटरी उखाड़ी, चलो भाई हम तो लेके जा रहे हैं ब्रिटेन, ऐसा नहीं हो सकता था। आ गई तो आ गई, इंडिया में क्या आ गई? ट्रेन आ गई। किसके भरोसे या किसके वजह से? अंग्रेजियों की वजह से। इंडिया के अंदर मौद्रिक व्यवस्था आ गई। पहले से पहले चलता था बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। वो क्या लेके आए? मुद्रा लेके आए। एंड लास्ट, कुशल प्रशासनिक प्रणाली लेके आए। ये जो आज आप आईएएस आईपीएस देखते हैं ना, ये सिस्टम हमारा बनाया नहीं है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, यूपीएससी वाला सिस्टम जो आज भी हम इंडिया में फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकालों पर नियंत्रण। बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था एक। अकाल का मतलब होता है जब कुछ उग ना पाए, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो ना गेहूं होगा, ना चावल होगा, ना कुछ होगा। लाखों लोग मारे गए थे 1943 में उस अकाल की वजह से। लेकिन अंग्रेज बाद में जब इंडिया में ट्रेन लेके आ गए तो ट्रेन ने बहुत हेल्प करी। अगर कोई ऐसा इलाका मिलता है सूखा, जहां पे प्रॉब्लम है, तो हम दूसरी जगह से उसको सप्लाई कर सकते थे अनाज को, ताकि वहां पर ऐसी दिक्कत ना आए। आज आप देखते कहीं बाढ़ आ जाती है, हम हेलीकॉप्टर से, ट्रेन से पूरी हेल्प पहुंचा देते हैं वहां पर। तो ये अकालों पर नियंत्रण पहुंचा दिया किसने? अंग्रेजों ने, अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। अदरवाइज पहले अगर कोई एक इलाके में कुछ फैला है या कुछ गलती से कुछ हुआ है तो हमारे पास बस की नहीं थी कि वहां तक मदद पहुंचा दे। तो ये अंग्रेजों ने एक अच्छी बात करी। तो कुछ इस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया के सकारात्मक प्रभाव डाले। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इनको प्लीज अपने एग्जाम के लिए रेडी करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ वन शॉट डिस्कस करूंगा एक किसी नेक्स्ट चैप्टर का। मैं सोचूं और खुद बनाऊं, इससे बढ़िया आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं किस चैप्टर का वन शॉट आपको दूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।